हाँ जी, सो वेलकम बैक टू ऑल। तो आज का जो लेक्चर है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर, तुम्हारे पास में जो बैंड थ्योरी है जो लास्ट लेक्चर में चल रहा था, अपन स्टार्ट किया था, उसका लेक्चर नंबर सेकंड है। ठीक है, हाउ द बैंड्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और या बात करें इन सेमीकंडक्टर्स बैंड्स कैसे बनते हैं, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। इसका बेसिक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की क्या ऐसी कमी रह गई थी जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। लाइक एज मैं बात करूं डिफरेंशिएट्स तुम्हारे पास में सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। ओके, नेक्स्ट हाउ द बैंड्स आर फॉर्म्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड, इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड। ओके, तो ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी, उसका रीजन भी जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे ब्लॉच थ्योरम क्या होती है, क्रोनिग-पेनी मॉडल क्या होता है, इफेक्टिव मास क्या होता है, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होती है, ई के डायग्राम, ठीक है, जिसमें अपन ने एक्सटेंडेड जोन, ठीक है, रिड्यूस जोन, ओके, या फिर पीरियोडिक पोटेंशियल, ई के डायग्राम, वो सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिएगा ब्लॉच थ्योरम। ब्लॉच थ्योरम, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था इनसाइड द सॉलिड जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो उसका जो मोशन है वो पीरियोडिकली मोशन होता है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो पीरियोडिकली होगा। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू according to this theorem, potential inside the solid is periodically, potential inside the solid, inside the solid is periodically varying with the varying with the varying with the periodic equal to lattice constant, period equal to lattice constant, lattice constant। ठीक है, अपन देखो जब फ्री पार्टिकल के जब मोशन अपन ने फ्री माना था, इलेक्ट्रॉन का मोशन फ्री माना था, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो प्लेन वेव सॉल्यूशन आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ओके, तो लिखिए, कहने का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा वो पीरियोडिकली मोशन करेगा, उसका लेटिस कांस्टेंट क्या है ए, तो उसका पीरियड क्या होगा आपके पास में ए होगा। लिखो सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, लिखो हेंस, हेंस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज नॉट प्लेन वेव, प्लेन वेव, कहने का मतलब साइन इक्वल टू द पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप के पोटेंशियल का सॉल्यूशन ये नहीं होगा। ठीक है, देखो इफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फ्री देन इट्स सॉल्यूशन विल बी, देखो इफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फ्री देन इट्स सॉल्यूशन विल बी प्लेन वेव सॉल्यूशन, प्लेन वेव सॉल्यूशन। बट लिखिए, बट in case of periodically varying potential, जो वेव फंक्शन आपके पास डिफाइन होगा साइन एक्स, वो क्या होगा यू के एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, रिमेंबर इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये आपके पास में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जो है CSIR नेट में पूछा है, गेट में पूछा है। ठीक है, अपन क्वेश्चन यहां से करेंगे। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। देखो वेहर यू के एक्स क्या होता है, ब्लॉच फंक्शन। लिखो वेहर यू के एक्स आपके पास में क्या होता है, ब्लॉच फंक्शन। कहने का मतलब यू के एक्स प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, यू के एक्स। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से ही जो है CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये काम में आता है तुम्हारे पास यहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें लिखो, सबसे पहली बात तो ये क्या होता है यहां पे लिख लो, लिख लीजिए, के होता है आर्बिट्ररी वेक्टर, ए होता है लैटिस कांस्टेंट। ठीक है, के जो होता है वो होता है आर्बिट्ररी वेक्टर एंड ए जो होता है दैट इज लैटिस कांस्टेंट।
लैटिस कांस्टेंट। ठीक है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ब्लॉस थ्योरम दे दिया था, उसमें बोला था कि के और ए क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है, चार ऑप्शन थे, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये ही क्वेश्चन जो है गेट पे पूछा हुआ है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके, देखो, अगर मैं यहां पे आपके पास में साइन एक्स प्लस ए निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, देखो, यू के एक्स प्लस ए e टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस ए। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यू के एक्स प्लस ए किसके बराबर है, यू के एक्स, यहां पे देखो, एंड इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा के एक्स इनटू e टू द पावर आयोटा के ए। इसको मैं लिख सकता हूं साई एक्स, देखो ये साई एक्स के बराबर है आपके पास में। ओके, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू साइन एक्स e टू द पावर आयोटा के ए। देखो ध्यान से, यही हो जाएगा। नाउ अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं साइन स्टार एक्स प्लस ए तो क्या हो जाएगा, साइन स्टार एक्स e टू द पावर आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा के ए, यही हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगा आपके पास में, साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन स्टार एक्स प्लस ए। ठीक है, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। दिस इज साइन एक्स, दिस इज साइन स्टार एक्स। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, एक बार नोट करो, मैं समझाता हूं आपको। लिखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। लिखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज सेम, probability density is same, that means probability of finding the electron after a certain period, देखो probability of finding the electron is same after a certain period। मतलब इनसाइड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, अपन ने बोला कि वो पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, तब जाके वहां पे बैंड बनते हैं जो भी है। ओके, तो उस केस में इसको ये वेरीफाई करता है, क्योंकि अगर इस केस में देखो, अगर मेरे पास में ओनली साई एक्स है, ठीक है, एक्स बराबर 0 पोजीशन पे मान लेता हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, अगर तुम्हारे पास में पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो एक सर्टेन पीरियड बाद उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे पास देखो सेम आ रही है। ठीक है, तो ये बात इस बात को प्रूव करता है कि इनसाइड सॉलिड इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है पीरियोडिक मोशन होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। मैन फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, ठीक है, ये इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं ब्लोच थ्योरम क्या है बताइए। ठीक है, मेरे से खुद से पूछा गया था आईआईटी के इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, मेनली तुम्हारे पास में फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए से नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। ओके, अब इसमें नेक्स्ट लिखेंगे क्रोनिग पेनी मॉडल। अच्छा, अपन ब्लोच थ्योरम का प्रूफ नहीं देखेंगे ना, एमएससी के अंदर आपके पास प्रूफ भी है ब्लोच थ्योरम का, वो प्रूफ नहीं देखेंगे अपन। ठीक है, ऐसे ही क्रोनिग पेनी मॉडल जो है उसका भी प्रूफ नहीं देखेंगे। ठीक है, प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं पूछता भाई, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रूफ नहीं पूछता है। ओके, हो गया। चलिए देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा है सीएसआईआर नेट का, जाते जाते जो है मैं आपको वो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ओके, आप कीजिएगा, नहीं आता है तो अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक काम कीजिएगा, पहले वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पहले आप जो है वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा।
हाँ जी, लिखिए क्वेश्चन है आपके पास, CSIR नेट में पूछा हुआ है और होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपके पास होमवर्क देखिएगा। लिखिए क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग for an electron moving through a one dimensional periodic lattice of periodicity A, which of the following corresponds to an energy eigenfunction consistent with Bloch's theorem, ठीक है, लिख लो चाहे ब्लोच थ्योरम। ओके, ऑप्शन ए लिखेंगे, psi x इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई x बाई a प्लस cos पाई x बाई 2a। ऑप्शन बी लिखेंगे, psi x इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई x बाई a प्लस cos 2 पाई x बाई a। ठीक है, ऑप्शन सी लिखें, psi x इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई x बाई a प्लस आयोटा cos 2 पाई x बाई a। ऑप्शन डी लिखिए, psi x इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई x बाई a प्लस आयोटा पाई x बाई 2a, ये चार ऑप्शन है। देखो हिंट देता हूं मैं आपको क्या करना है, ये चार वेव फंक्शन है, बोल रहा है कौन सा ब्लोच थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो पहले तो वेव फंक्शन को आपको क्या लिखना है, psi x इक्वल टू ukx e टू द पावर आयोटा kx के फॉर्म में, जहां ukx हो। ठीक है, चारों ऑप्शन में ऑप्शन लेके चलेंगे, उसमें आप जो है x इज इक्वल टू a रख के देखना, क्योंकि लैटिस कांस्टेंट a दे रखा है। अगर वो x प्लस a करने के बाद ukx के बराबर आ रहा है, दैट्स व्हाई वो ऑप्शन तुम्हारा जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्लोच थ्योरम के अंदर क्या होता है, ये जो ब्लोच फंक्शन है ये रिपीट करना चाहिए अपने आप को। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, नहीं आता है तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हाँ जी, लिखिए इसमें क्रोनिग पेनी मॉडल। ओके, क्रोनिग पेनी मॉडल नोट कर लीजिएगा एक बार। देखो सबसे पहले तो क्रोनिग पेनी मॉडल क्या होता है,
इनसाइड सॉलिड इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर अगर पीरियोडिक है तो उसको सोल्व कैसे करें, इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। तो सिंपल सी बात आती है, श्रोडिंगर इक्वेशन यूज में लेते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्रोनिग-पेनी ने क्या काम किया था। आपके पास जो मान लो यहां पे तुम्हारे पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं जिनको अपन न्यूक्लियस माना था, ठीक है। और तुम्हारे पास जो है इस तरह से तुम्हारे पास उसका ग्राफ होता है भाई, है ना, इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो क्रोनिग-पेनी ने क्या किया, इसको आपको इस तरह से ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में इसको चेंज किया है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से नोट कीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं एक मिनट में आता हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोनिग-पेनी मॉडल क्या होता है, लिखिए। दिस मॉडल शोज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस मॉडल शोज द behavior of electron in a periodic potential in a periodic potential by assuming a relativistic relatively simple one dimension model of periodic potential, ठीक है। कहने का मतलब देखो, इसमें जो पोटेंशियल जो है कैसे डिफाइन होता है आपके पास में, ये जीरो हो सकता है और वी नॉट हो सकता है। जीरो कब होगा, जब आपके पास में जो है कुछ इस तरह से डिफाइन हो। वी नॉट कब होगा, जब आपके पास में जो है ये जीरो से ए है और माइनस बी से जीरो डिफाइन हो, ठीक है। इसको जो है इस तरह के पोटेंशियल में चेंज कर दिया और वो पीरियोडिक मोशन करेगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से तुम्हारे पास जो है ये बना लीजिए चाहे, ठीक है, ये बना लीजिएगा। ये लीजिए, इस तरह में तुम्हारे पास पोटेंशियल चेंज हो गया तुम्हारे पास। देखो ये Vx है आपके पास में, ठीक है। दिस इज ये वाला एक्सिस जो है y एक्सिस, दिस इज Vx, ठीक है। ये V नॉट के इक्वल है, इसकी हाइट जो है V नॉट है। और ये वाला जो एक्सिस है ये आपके पास में x है, ठीक है, पोजीशन है, ठीक है। देखो Vx जो है जीरो कब डिफाइन होता है, जीरो से ए के बीच में। यहां पोटेंशियल कितना है, देखो इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो जीरो से ए के बीच में ये डिफाइन होता है। माइनस बी से जीरो, यानी कि माइनस बी से जीरो इसकी वैल्यू कितनी है, V नॉट है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे पास में क्रोनिग-पेनी ने इसको डिफाइन किया। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा। तो देखो इसका मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड कब डिफाइन होता है, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों आते हैं। तो ये मैक्सिमम आ गया, ये मिनिमम आ गया, ठीक है। ये दोनों आ गए तुम्हारे पास में, यानी ये तो इसकी विड्थ कितनी हो गई, राइट माइनस लेफ्ट, दैट मींस a प्लस बी, ठीक है। इसका ये पीरियड हो जाएगा आपके पास में, इसका पीरियड क्या होगा, a प्लस बी। नोट कीजिएगा। चलिए हो गया। अब श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखो यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, देखो यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन
इक्वेशन, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्या होता है d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h cos स्क्वायर e माइनस v नॉट, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मैं फर्स्ट रीजन के लिए, इस रीजन के लिए लिखता हूं, तो यहां पे v नॉट 0 है, psi इज इक्वल टू 0, किस रीजन के लिए है ये, 0 से a के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट एंड सेकंड रीजन में d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h cos स्क्वायर e माइनस v नॉट psi इज इक्वल टू 0, ये किस रीजन में है, जब x की वैल्यू माइनस v से 0 के बीच में हो, ठीक है। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन होगा। इसमें अपन क्या करते हैं, लेट क्या करते हैं, अपन मानते हैं इसके अंदर 2me अपॉन h cos स्क्वायर, इसको मैंने अल्फा स्क्वायर मान लिया, एंड 2m अपॉन h cos स्क्वायर e माइनस v नॉट, इसको मैंने क्या मान लिया, बीटा स्क्वायर मान लिया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, इसको e माइनस v नॉट की जगह v नॉट माइनस e कर लीजिएगा, ठीक है। देखो देन उस केस में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन जाएंगे, देखो d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस, इस पूरे को मैंने अल्फा स्क्वायर माना है, अल्फा स्क्वायर, एक काम कीजिएगा साई आप बाहर ले लीजिएगा 0, ठीक है। ये किस रीजन के लिए है, ये 0 से a के बीच में है, और इस रीजन, इसको मैं d स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। और ये देखो क्या बन जाएगा, d स्क्वायर, मैंने माइनस कॉमन लिया, तभी तो v नॉट माइनस e बनेगा, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ये किस रीजन के अंदर है, माइनस b से 0, ठीक है। एमएससी के अंदर जो है पढ़ते होंगे तुम क्रॉनिक पेनिंग मॉडल। ओके, चलिए अपन यहां पे देखो इसको सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अपने को ये पता है, अपन जिस सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास में पीरियोडिक फॉर्म के अंदर आएगा, ठीक है, लिख लो इसके अंदर। देखिए, देखो, सिंस द पोटेंशियल इज पीरियोडिक, सिंस द पोटेंशियल इज पीरियोडिक, द पोटेंशियल इज पीरियोडिक, देन वेव फंक्शन कैसे लिखा जाना चाहिए उसका, क्लोज थ्योरम से, क्योंकि वहां पे भी क्या था तुम्हारे पास, अगर क्लोज थ्योरम यही तो बोलता है, अगर पोटेंशियल पीरियोडिक होता है तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल के फाइंडिंग पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो भी पीरियोडिक होगी, दैट्स व्हाई वेव, उसका वेव फंक्शन भी पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो वही बात लिख रहे हैं अपन, लिखो द वेव फंक्शन मस्ट बी द फॉर्म ऑफ, द वेव फंक्शन मस्ट बी द फॉर्म ऑफ ब्लोच थ्योरम, ब्लोच थ्योरम, ठीक है, इस फॉर्म का होना चाहिए। तो किस तरह होना चाहिए, साई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आयटा के एक्स इंटू यू के एक्स, ठीक है, ये होगा आपके पास में। चलिए, और जहां क्या होगा, तो यू के एक्स प्लस, यहां पे पीरियड कितना है भाई, मैंने लिखवाया था a प्लस बी, ठीक है, वहां पे a था, यहां पे a प्लस बी है, वो किसके इक्वल होगा, यू के एक्स के इक्वल होगा, ये पता होना चाहिए, यहां पे a मत कर देना, ठीक है। चलिए, अब मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। देखो ऑन सॉल्विंग, देखो आफ्टर सॉल्विंग क्या करोगे तुम, इसका दो बार डिफरेंशिएट करके इसको यहां पे रखोगे, दो बार डिफरेंशिएट करके यहां पे वैल्यू रखोगे, यहां पे वैल्यू रखोगे, ठीक है, डिटरमिनेंट बनेगा, एमएससी में पढ़ा होगा, फिर सोल्व करोगे, तुम्हारे पास देखो ये आएगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा sin हाइपरबोलिक बीटा बी, sin हाइपरबोलिक बीटा बी इनटू sin अल्फा ए प्लस cos हाइपरबोलिक बीटा बी इंटू cos अल्फा ए इज इक्वल टू cos के ए प्लस बी, ठीक है, इंटू cos के ए प्लस बी, ठीक है। एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है, ये तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखो ये आपके पास में इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इसमें क्या माना गया है, लिखो इसके अंदर क्रोनिग-मैनी कंसीडर, लिखो दिस इज the solution, this is simplified solution, this is a simplified solution, Kronig-Penney consider the case, लिखो Kronig-Penney consider the case
V नॉट टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो V नॉट टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड B टेंड्स टू जीरो, ठीक है, मतलब उसके पोटेंशियल को तो बहुत इंक्रीज कर दिया और उसकी विड्थ को बिल्कुल कम कर दिया, बट V नॉट B टेंड्स टू क्या होना चाहिए, फाइनाइट। अच्छा, अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा है कहीं पे, ठीक है, अगर देखो तुमने अच्छे से क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, ठीक है, तो वहां पे जो है ऐसा जो पोटेंशियल बनता है वो आपके पास डिराक डेल्टा बनाता है, ठीक है, डिराक डेल्टा टाइप का पोटेंशियल बनाता है। क्यों? मैंने उसको तो इंक्रीज कर दिया, हाइट को तो विड्थ को बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है, तो ये होना चाहिए तुम्हारे पास में, नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। और ये आपके पास में फाइनाइट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैरियर स्ट्रेंथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैरियर स्ट्रेंथ, बैरियर स्ट्रेंथ, ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। देखो बीटा की वैल्यू आपके पास में है, अल्फा की वैल्यू है, तो यहां से तुम्हारे पास में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। देखो लिखो इसके अंदर, लिखिए इसमें, लिखिए इफ b टेंड्स टू 0, ठीक है, देन उस केस में देखो यहां पे क्या है आपके पास में, साइन हाइपरबोलिक बीटा b, साइन हाइपरबोलिक बीटा b टेंड्स टू क्या होगा भाई, साइन हाइपरबोलिक बीटा b टेंड्स टू क्या होगा, बीटा b होगा। अगर तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी बहुत छोटी होती है तो उस केस में तुम्हारे पास ये होगा, और cos की वैल्यू क्या होगी, n cos हाइपरबोलिक बीटा b, ये आपके पास 1 होगा। एक्सपेंड करके देख लेना, काफी बार बता चुका हूं मैं ये कैसे आते हैं, ठीक है। तो उस केस में देखो तुम्हारे पास क्या होगा, लिखो देन इक्वेशन नंबर ए, इसको ए नाम दे दो, लिखो देन फ्रॉम ए, इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। यहां से पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, तुम्हारे पास आएगा m v नॉट b अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अल्फा, m v नॉट b अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू साइन हाइपरबोलिक बीटा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, बीटा b हो जाएगी। वो सब कुछ कट पिट गया अभी पहले, है ना, ये तुम्हारे पास इसकी वैल्यू रखा और इसकी वैल्यू बीटा b रखा तो कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहां बचा साइन अल्फा a, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस cos अल्फा a इज इक्वल टू cos ka, ठीक है, b टेंड्स टू 0 हो गया तो cos kb की वैल्यू 0 हो गई, ये आपके पास में बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे लिखो नाउ लेट क्या माना, p इज इक्वल टू m v नॉट ba अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, m v नॉट ऐसे याद रख लेना इसको, m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v नॉट इंटू b, ठीक है। v नॉट भी आपके पास में क्या है, स्ट्रेंथ है, v नॉट भी आपके पास में क्या है, स्ट्रेंथ है, m a अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है, ये याद हो जाएगा, तो ये नोट कर लीजिएगा। ये पता है आपके पास में v नोट भी स्ट्रेंथ होता है, b उसकी विड्थ होती है, v नोट क्या होता है आपके पास में, v नोट क्या होता है उसकी हाइट होती है, a ये सब तुम्हें पता ही है, लैटिस कांस्टेंट है तुम्हारे पास, m मास है आपके पास, ओके। इसको बोलते हैं क्रोनिग पेनी इक्वेशन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, लिख लीजिएगा, दिस इज क्रोनिग पेनी इक्वेशन, क्रोनिग पेनी इक्वेशन, ठीक है। तो देखो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, और एक इक्वेशन यहां से बनेगी तुम्हारे पास, भाई इसकी वैल्यू तो लिखी है अपन ने, देखो अगर मैं a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी ये बन जाएगी, नीचे वाली ये है तो ये अल्फा इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो यहां पे जब इक्वेशन रखेंगे, देखो सो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, p sin अल्फा a अपॉन अल्फा a प्लस cos अल्फा a इज इक्वल टू cos a, ठीक है। ये वाली इक्वेशन भी आपको जो है याद रखनी है, ठीक है, रिमेंबर, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना भाई ये सारी चीजें, ठीक है, रिमेंबर, और ये आपको पता होना चाहिए, रिमेंबर, ठीक है। बैरियर स्ट्रेंथ बोलते हैं कि डिराक डेल्टा टाइप का पोटेंशियल, अगर किसी ने क्वांटम मैकेनिक्स मेरे लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो ये समझ में आ जाएगा उनको, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है जेस्ट में या नेट में, मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअल में, शायद नेट में पूछा हुआ है या जेस्ट में पूछा हुआ है, पता नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उस केस में बाउंड स्टेट कितनी होगी, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें क्या किया उसने, हाइट को बिल्कुल इनफाइनाइट कर दिया, विड्थ को तुम्हारे पास में बिल्कुल 0 कर दिया, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, उस केस में नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कितनी होगी।
तो अपन ने डिराक डेल्टा पढ़ा है, डिराक डेल्टा में एक ही सॉल्यूशन मिला था, दैट मींस नंबर ऑफ बाउंड स्टेट बनी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, जल्दी से नोट कीजिएगा इसको, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। चलिए अब देखो अपन एक कर्व ड्रॉ करते हैं, आप भी बना लीजिएगा वो कर्व। एक कर्व ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई नहीं पढ़ाएगा कोई, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है चीजें, क्वेश्चन पूछेगा कभी ना कभी एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, ओके। देखो भाई, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम तुम्हारे पास +1 तक जा सकती है, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया +1, इसको मैंने बोल दिया -1, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद में आगे तुम्हारे पास इसको मैंने बोल दिया पाई, इसको बोल दिया 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है। ऐसे इधर -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, ओके। चलिए अपन देखो इसका कर्व ड्रॉ करते हैं, किस किस के बीच में। एलएचएस में तो यही रहेगा P sin अल्फा ए, एलएचएस में देखो ए यहां पे एक्स एक्सिस पे तो यही रहेगा P sin अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस cos अल्फा ए, ठीक है। और वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास में अल्फा ए, इसके बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, cos के ए यानी +1, मिनिमम -1 जा सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको समझ में नहीं आता है ये कर्व, तो अभी समझ लीजिएगा, ठीक है। जब अपन इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, कर्व ड्रॉ करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो देखो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से आएगा, देखिए। जब मैं इसका कर्व ड्रॉ करूंगा तो तुम्हारे पास यहां से स्टार्ट होगा ये, ओके, यहां से आपके पास स्टार्ट होगा, ऐसे होगा तुम्हारे पास, ठीक है। और उसके बाद ऐसे बना लो भाई इसको, एक बार मुझे बनाने दे दो, फिर आप बना लेना। ऐसे बनेगा तुम्हारे पास, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारे पास जो है लेफ्ट साइड में भी ऐसे बनेगा, यहां से स्टार्ट ऐसे होगा आपके पास, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो तुम्हारे पास में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा मुझे बताओ, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू +1 मैक्सिमम हो सकती है, तो +1 और -1 के बाहर जो जा रहा है वो फॉरबिडन रीजन होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो तुम्हारे पास में ये वाला जो रीजन है, दिस इज फॉरबिडन रीजन, ठीक है, फॉरबिडन रीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये वाला जो रीजन फॉरबिडन रीजन है, मतलब यहां से लेकर, मतलब ये रीजन एंड दिस रीजन, दिस इज फॉरबिडन, बाकी अलाउड है, ठीक है, बाकी अलाउड है। ऐसे ही ये वाला जो रीजन है, यानी कि मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, समझना इसको मतलब क्या है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला मैं जो इस पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज फॉरबिडन रीजन, ठीक है। ये भी आपके पास क्या होगा, फॉरबिडन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 हो सकती है। ऐसे ही ये वाला जो रीजन है, ये भी फॉरबिडन होगा, ठीक है। ऐसे देखो इसमें -1 जा सकता है, तो ये वाला जो रीजन होगा इसके अंदर, मतलब दिस एंड दिस इज फॉरबिडन, ठीक है।
ऐसे इसके अंदर भी देखो ये रीजन, ठीक है, मतलब दिस एंड दिस इज फॉरबिडन। ओके, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर भी तुम्हारे पास ये वाला रीजन होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी से नोट कीजिएगा। हो गया। अब इसमें देखो अपन ये बना लिया होगा आपने, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे रीजन फॉरबिडन होगा, कौन से रीजन अलाउड होंगे। ओके, चलिए ग्राफ बना के दे सकता है एग्जाम में, ऑप्शन दे सकता है कि कौन से फॉरबिडन होंगे कौन से अलाउड होंगे। अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं है तो कहां से करोगे भाई इसको। ठीक है, चलिए अब लिखिए इसके अंदर केस फर्स्ट लिखिए। अभी खत्म करते हैं क्रॉनिक पैनिक को। लिखिए केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, लिखिए इफ p टेंड्स टू इंक्रीजेस, या फिर ऐसे लिख लो, पहले लाइन करके लिखो, इफ p इंक्रीज होगा आपके पास में। ठीक है, दिस इज p, व्हाट आर p, ठीक है, जिसको अपन ने क्रॉनिक पैनिक इक्वेशन बोला था। p आपके पास, देन इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली बाउंडेड, लिखो देन इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड। ऐसा क्यों होता है, देखो p जो है इसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो p इंक्रीज होगा तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, दैट मींस वो स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे आपके पास में। ठीक है, दो केस देखते हैं। केस फर्स्ट लिखो, देखिए इफ p टेंड्स टू 0, इफ p टेंड्स टू 0 देन इलेक्ट्रॉन फ्रीली होंगे आपके पास में उस केस में। तो लिखो उस केस में एनर्जी जो होगी h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर by m, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर by 2m, दैट मींस एनर्जी उस केस में क्या होगी, कंटीन्यूअस होगी। ठीक है, अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे भाई, ये आपको बस केस याद रखने हैं। केस सेकंड लिखिए, इफ p टेंड्स टू इनफाइनाइट देन जो एनर्जी होगी उसकी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। कहने का मतलब डिस्क्रीट एनर्जी होगी आपके पास में। ठीक है, हो सकता है इन दोनों जो केस है उनसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है जब p टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, क्रॉनिक पैनिक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होगी, उस केस में एनर्जी की वैल्यूज होगी, कंटीन्यूअस होगी, डिस्क्रीट होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा। अपना क्रॉनिक पैनिक इक्वेशन जो है वो खत्म हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। देखिए मिटा रहा हूं इसको मैं। ओके, लिखो इसके अंदर एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। हेडिंग लिखिए एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके, पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अपन ई के रिलेशन बोलेंगे, ई के रिलेशन। ठीक है, मैं बात करता हूं फॉर कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन। लिखिए इफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फ्री, लिखो इफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फ्री। ठीक है, उस केस में आपके पास में जो ई होता है प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। कहने का मतलब ई जो होता है h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2m। ये अपन ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका जब अपन कर्व बनाएंगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, दिस इज एनर्जी E एंड दिस इज K। कहने का मतलब E प्रोपोर्शनल टू
के स्क्वायर होगा, अगर तुम्हारे पास में वो कंप्लीटली फ्री है तो। ओके, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारे पास में, पैराबोलिक कर्व बनाएगा, पैराबोलिक कर्व बनाएगा। ठीक है, ये बना लीजिए। अब देखो सिंपल सी बात है, समझना इधर, मैं आपको समझा रहा हूं, लिखना नहीं है इसको। ठीक है, आपके पास क्या है, देखिए इधर ध्यान से, आपके पास आपने बोल दिया कि जो Vx है वो आपके पास में क्या होगा, पीरियोडिक होगा, Vx पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो इसके बाद इसके सॉल्यूशंस के लिए ग्लोच ने क्या बोला कि उसका जो वेव फंक्शन है साई मस्ट बी पीरियोडिक, मस्ट बी पीरियोडिक। ठीक है, उसके बाद में क्रोनिग पेनी ने बोला, क्रोनिग पेनी मॉडल क्या बोलता है, d2 psi upon dx स्क्वायर प्लस 2m upon h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0। ये अपने पास में पीरियोडिक बोल दिया आपने। ठीक है, आपने psi को पीरियोडिक बोल दिया। ठीक है, और सारे कांस्टेंट है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू जो होगी उसकी वो भी क्या होगी आपके पास में, पीरियोडिक फॉर्म के अंदर होगी। कहने का मतलब जब E एंड K का जो रिलेशन होगा वो पीरियोडिक फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, इनसाइड द सॉलिड, वही आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं ये। ठीक है, इनसाइड सॉलिड जो है आप इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, ई के रिलेशन जो होता है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है हर टाइम पे वो ई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर हो, ये जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, अभी अपन देखेंगे इसको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पे इनसाइड सॉलिड, इनसाइड सॉलिड। ठीक है, अपन यहां पे 3 कर्व बनाएंगे। ठीक है, पहला लिखो इसके अंदर, पहला जो कर्व है उसको बोलते हैं रिपीटेड जोन स्कीम, रिपीटेड जोन स्कीम। ठीक है, दूसरा है अपने पास में एक्सटेंडेड जोन स्कीम, एक्सटेंडेड जोन स्कीम। मैं जस्ट आपको कर्व बना के दिखाऊंगा। तीसरा लिख लीजिए इसके अंदर रिड्यूस जोन स्कीम, रिड्यूस जोन स्कीम। ठीक है, तो पहले अपन जो है रिपीटेड जोन स्कीम का कर्व बनाएंगे। बहुत आसान है, देखिएगा। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ठीक है, ये बना लीजिएगा। दिस इज 0, दिस इज पाई अपॉन ए, दिस इज 2 पाई अपॉन ए, दिस इज 3 पाई। ये अपन भी बाद में लिख लेंगे। ठीक है, ये अपन जो है बाद में लिख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं एनर्जी एंड के बीच में कर्व। ठीक है, कैसा आएगा भाई, पीरियोडिक मोशन में आएगा। ठीक है, पीरियोडिक फॉर्म के अंदर आएगा। तो ये बना लीजिए एक बार। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा तुम्हारे पास गलत बन जाए, मतलब गलत का मतलब ये नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मतलब आप बुक में जो है आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा, देख लीजिएगा एक बार। लेकिन बुक में आपको अगर ये यहाँ पे समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई ऐसा नहीं रहेगा, बुक में आप देखोगे यहाँ पे समझने के बाद में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, रिपीट होगा तुम्हारे पास में। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद में दिस इज रिपीटेड जोन है भाई, ये आपके पास रिपीटेड जोन है। ओके, एक काम स्टार्ट किए, एक काम कीजिएगा, वेट कीजिए एक बार, देखिए दोबारा बनाते हैं एक बार अपन। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके,
ये बना लीजिएगा, ठीक है। ये पीक थोड़ी सी ऊपर होगी, इसको इसके बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूं ऊपर से। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक, कुछ इस तरह से बनेगा भाई, ठीक है। चाहो तो तुम एक और बना सकते हो, ठीक है। तीसरा तुम चाहो तो एक और बना सकते हो, मतलब इसका जो पीक है वो इसका जो मैक्सिमा है वो इसके मिनिमा पे बनाना है। इसका मिनिमा है, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमा आएगा, ठीक है। देख लेना एक बार इसको, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा, ओके। तो इसको बोलते हैं रिपीटेड जोन पिक्चर, रिपीटेड जोन पिक्चर, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये होता है 2 पाई अपॉन ए, ठीक है। ये होता है 2 पाई अपॉन ए, और ये वाला जो पार्ट है आपके पास में, सॉरी, ये होता है पाई अपॉन ए, ठीक है। दिस इज पाई अपॉन ए, दिस इज पाई अपॉन ए। ये वाला जो पार्ट है दिस इज पाई अपॉन ए। मैं दूसरे पेन से कर देता हूं इसको, ठीक है, समझिएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं 2 पाई अपॉन ए। फिर ये वाला जो पार्ट वापस आ गया इसको बोलते हैं 3 पाई अपॉन ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट ऐसे होगा, ऐसे इधर होता है तुम्हारे पास में, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं माइनस पाई बाई ए, और नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं माइनस 2 पाई अपॉन ए, ठीक है। ये होता है तुम्हारे पास में कौन सा, रिपीटेड जोन स्कीम। जस्ट क्या करता है, एनर्जी की अपने आप को रिपीट करती है, पीरियोडिक वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वो एक्सटेंडेड जोन स्कीम, ठीक है। अब तुम्हारे पास में एक्चुअल में, पहले इसको एक बार बना लो, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, ये जो होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये एक ये होगा, ठीक है। यहां पे बहुत पास पास कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। यहां पे तुम्हारे पास में इसका ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट इसका तुम्हारे पास ये हो गया, ठीक है। देखो, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं अलाउड बेड, अलाउड बेड, ठीक है। ये जो होता है ये, इसको बोला जाता है फॉरबिडन। इसको क्या बोला जाता है आपके पास में, फॉरबिडन बोला जाता है, ठीक है। समझिएगा इसको। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करूंगा एक्सटेंडेड जोन स्कीम। तो देखो, एक्सटेंडेड जोन स्कीम के अंदर क्या होगा, मैं एक बार देखो समझ रहा है इसको। मैं क्या करता हूं, अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा, इसको मैं यहां से मिटाता हूं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी तुम्हारे पास में, उसके बाद में इसको मैं यहां से मिटाता हूं। आप अलग से बना सकते हैं भाई, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा करो, आपने एग्जाम के अंदर देखा होगा भाई, बुक्स के अंदर देखा होगा, ऐसा करो, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास जो इधर है, इसको मिटा रहा हूं मैं, ओके। ये लीजिए, ठीक है। ऐसा आपने और आगे जाता है, ये ऐसा कर देखा है, ठीक है। दिस इज द एक्सटेंडेड जोन पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, सेकंड लिख लीजिएगा। वो रिपीटेड जोन था, दिस इज द एक्सटेंडेड जोन। सेकंड है एक्सटेंडेड जोन पिक्चर, एक्सटेंडेड जोन पिक्चर ऑफ द इक कर्व, ठीक है। लिख लो इसके अंदर एक लाइन लिखिए,
द ईके कर्व ऑफ एक्सटेंडेड जोन स्कीम इज नॉट कंटिन्यूअस। देखो डिस्क्रिप्ट है यहां पे, लिखो द ईके कर्व ऑफ एक्सटेंडेड जोन स्कीम इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस। पूछ लेगा एग्जाम में, एक्सटेंडेड जोन पिक्चर ऑफ ईके कर्व है कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, जो भी है डिस्क्रीट तुम्हारे पास ऐसे पूछ सकता है। ओके, नॉट कंटिन्यूअस एंड हैज डिसकंटिन्यूटीज, देखिए एंड हैज डिसकंटिन्यूटीज एट k इक्वल टू n पाई बाई a, ठीक है, n पाई बाई a होता है क्या, बिल्कुल, k इक्वल टू n पाई बाई a प्लस माइनस, k इक्वल टू प्लस माइनस n पाई बाई a, पूछ लेगा ये भी, ठीक है, n इक्वल टू लिखो 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे तुम्हारे पास में देखो पाई बाई a पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, यहां पे देखो यहां पे कर्व टूट रहा है ना, नेक्स्ट 2 पाई बाई a पे भी देखो तुम्हारे पास डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ऐसे 3 पाई बाई a पे भी क्या होगा आपके पास डिसकंटिन्यूअस, ऐसे माइनस पाई बाई a पे भी तुम्हारे पास देखो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ये वैल्यू, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर भी तुम्हारे पास डिसकंटिन्यूअस, तो ये तुम्हारे पास में दिस इज द एक्सटेंडेड जोन पिक्चर। ठीक है, और ये तुमने बिरलवन जोन पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने ही पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, जहां अपन ने क्रिस्टलोग्राफी पढ़ी थी, तो दिस इज द फर्स्ट बिरलवन जोन, दिस इज द सेकंड बिरलवन जोन। ओके, नेक्स्ट है लास्ट अपने पास में रिड्यूस जोन पिक्चर या रिड्यूस जोन स्कीम। ओके, देखो रिड्यूस जोन स्कीम में क्या होता है, अपने को पता है जब आपके पास में पोटेंशियल पीरियोडिक है, ठीक है, एनर्जी भी उसकी पीरियोडिक है, पीरियोडिक को बाद में, पीरियोडिक का मतलब क्या है कि वो अपने अपने को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट करता है, तो मैं क्यों सबकी एनर्जी निकालूं, क्यों मैं सबका कर्व बनाऊं, मैं एक जस्ट मान लो x बराबर 0 पे, x बराबर a पे जो भी है उसके ऊपर मैं सोल्व कर लेता हूं, ठीक है, तो बाकी की भी तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में क्या होगा तुम्हारे पास, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में सेम आएगा तुम्हारे पास, दैट इज पीरियोडिक। ओके, तो रिड्यूस जोन में क्या कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया, बिकॉज तुम्हारे पास में वो पीरियोडिक है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो रिपीट करेगा, ठीक है, दैट इज द रिड्यूस जोन। तो तीसरा लिखिए रिड्यूस जोन पिक्चर, रिड्यूस जोन स्कीम। रिड्यूस जोन स्कीम। ओके, तो देखो रिड्यूस जोन स्कीम आपके पास क्या होती है, देखिएगा ये बना दीजिएगा, ठीक है, दिस इज E एंड दिस इज K, ऐसा ही होता है आपके पास में। चलिए ठीक है, देखो जो नीचे वाला जो था तुम्हारे पास में वो अपन ने ऐसा कुछ बनाया था क्या, ऐसा ही बनाया था अपन ने नीचे वाला, ठीक है। इससे नेक्स्ट तुम्हारे पास कैसा बना था, इससे नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास ठीक है, ऐसे कुछ बना था, ठीक है, उसके बाद में भी और भी बनेंगे, ठीक है। रिड्यूस जोन क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास मान लो, समझना इसको, ये वाला, ठीक है, इसको मैंने माइनस पाई बाई ए, इसको मैंने प्लस पाई बाई ए बोला था, ठीक है। तो मैं रिड्यूस जोन में क्या होता है, मैं रिड्यूस कर दूंगा, इसको मिटा दूंगा, ठीक है, इसको मिटा दूंगा। अब इसी से मैं सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, इसी से, इसको तुम सही और कर लेना। एक्चुअली देखो तुम्हें समझ में आ गया ना रिड्यूस जोन कैसे बनाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। ये लो, ठीक है, ऊपर वाला होगा आपके पास में, ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर इस तरह से, ठीक है। दिस इज द रिड्यूस जोन पिक्चर। ओके, दिस इज द रिड्यूस जोन पिक्चर। ओके, नेक्स्ट अपने पास में जो आता है ऐसे तो आएगा, ठीक है। तो मैं जो कैलकुलेशन करूंगा आगे वो सब इसी पिक्चर को लेके करूंगा। जैसे अपन सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे अपन क्या देखेंगे, तुम्हारे पास में मान लो दिस इज कंडक्शन एंड दिस इज वैलेंस बैंड,
दिस इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। अगर तुम्हारे पास में एक तुमने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर के अंदर कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या डिफरेंस होता है वो यहीं से निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होगा, जो वैलेंस बैंड है अपर मोस्ट जो भी फील्ड होता है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, उसका टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम अगर तुम्हारे पास में एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज अ डायरेक्ट बैंड गैप। अगर तुम्हारे पास में कहीं यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एक पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं दैट इज अ इनडायरेक्ट बैंड गैप, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ते हैं और वही तुम्हारे पास में आगे इसके बाद जो बैंड थ्योरी के बाद में टाइट बाइंडिंग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में जो सेमीकंडक्टर आएगा उसमें अपन ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन रेडियो जोन ये बोलता है कि जब मेरी वैल्यू मतलब एनर्जी की वैल्यू एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में रिपीट हो रही है तो पूरा सोल्व करने की क्या जरूरत है, एक पर्टिकुलर पीरियड में आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, तब पाई बाई 2 से पाई बाई ए से पाई टू पाई बाई ए सेम रहेगी, 2 पाई बाई ए से 3 पाई बाई ए सेम रहेगी जो इसकी रहेगी, क्योंकि पीरियोडिक का मतलब ही ये होता है, ठीक है। दिस इज द रेडियो जॉन पिक्चर। ओके, आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है इफेक्टिव मास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है इसका कंसेप्चुअल बिल्कुल पढ़ेंगे, ओके। इसके अलावा तुम्हारे पास में इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होती है, क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे, ओके। आज मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, तो वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।